हेलो दोस्तों, ओमकार इंस्टीट्यूशन में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज है 3 अक्टूबर और अभी तक हमने मध्य प्रदेश करंट अफेयर्स का अगस्त का पूरा करंट अफेयर्स का वीडियो देख लिया था, जिसमें संपूर्ण अगस्त माह का करंट अफेयर्स आपका यूट्यूब पर डला हुआ है। दोस्तों, सितंबर में कुछ क्लासेस रही थी, कुछ क्लासेस नहीं रही थी। इसके लिए सितंबर माह का कंप्लीट वीडियो जो रहेगा आपका यूट्यूब पर वो भी अपलोड कर दिया जाएगा। अब बात करते हैं दोस्तों यहाँ पर अक्टूबर माह की। अक्टूबर माह का जो हमारा डेली करंट अफेयर्स का जो वीडियो रहेगा ये रोज अपलोड किया जाएगा। बस एक छोटी सी बात आपसे कहना चाहूंगा दोस्तों कि मध्य प्रदेश में डेली करंट अफेयर्स ऐसा नहीं आता है जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से रहे। अगर हम राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर की बात करें तो बहुत सारी खबरें रहती है, जिसमें से 8-10 खबरें ऐसी होती है जो एग्जाम के लिए जरूरी हो सकती है। लेकिन मध्य प्रदेश में रोज इतनी घटनाएं नहीं होती जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट रहे। लेकिन फिर भी कई बार आप देखते हो करंट अफेयर्स के नाम पर बहुत सारी चीजें डाल दी जाती है जो मध्य प्रदेश करंट अफेयर्स से बहुत इतर बितर रहती है। मेरा सिर्फ आपको ये सब कहने का उद्देश्य एकमात्र है दोस्तों कि करंट अफेयर्स के लिए इतना ज्यादा भटकाव ना रखें। लगभग लगभग 2 से 3 दिन में एक दो ऐसे वीडियो आपके सामने में लेकर आ जाऊंगा जो आपकी एग्जाम के लिए जरूरी रहे। इसके साथ साथ यदि डेली भी अगर कुछ खबरें ऐसी रहती है जो करंट अफेयर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, तो वो मैं आपके लिए यहाँ पर रेडी करके ले आऊंगा। करंट अफेयर्स को लेकर आप निश्चिंत रहे। यदि आपने अगस्त माह का देख लिया है करंट अफेयर्स तो आप उसको अच्छे से समझिएगा। सितंबर माह का मैं जल्दी अपलोड कर दूंगा और अक्टूबर माह का जो है हमारा डेली का जो है 1 से 2 दिन या 2 से 3 दिन में मैं रेगुलर आपके लिए वीडियो लेकर आऊंगा। ऐसा इसलिए क्योंकि दोस्तों अगर मैं डेली भी क्लास लेकर आता हूं और उसमें करंट अफेयर्स जैसी कोई बात नहीं रहती है तो फिर उसमें कुछ मजा नहीं आएगा। ना वो आपके लिए ज्यादा सही रहेगा क्योंकि आप खामखा इतना ज्यादा समय दोगे और आपके एग्जाम के लिए वो महत्वपूर्ण बिंदु रहेंगे भी नहीं। लेकिन जो आपके लिए जरूरी है, चाहे 2 खबर हो, 4 खबर हो या 10 खबर हो, जितनी भी होगी मैं आपके लिए वो लेकर आऊंगा। यदि आप एमपीपीएससी को टारगेट कर रहे हैं या मध्य प्रदेश में जितनी भी सिविल सर्विसेज की तैयारी चलती है, व्यापम हुआ, जो भी आप कर रहे हो दोस्तों, यह करंट अफेयर्स उन सभी एग्जाम्स के लिए क्या रहेगा, महत्वपूर्ण रहेगा। ठीक है, तो फिर से मैं स्वागत करता हूं अपनी इस ऑपरेशन सीरीज में, जहां पर हम करेंट अफेयर्स के साथ साथ स्टैटिक पोर्शन भी अच्छे से कंप्लीट करते हैं, जिससे हमारा दोस्तों करेंट अफेयर्स के साथ साथ स्टैटिक पोर्शन भी अच्छे से कंप्लीट हो पाए। ठीक है, चलो प्रारंभ करते हैं हमारे आज के पहले बिंदु से दोस्तों। और हमारा आज का पहला बिंदु है, हाल ही में मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया। आप जानते हो दोस्तों, मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव के रूप में अभी नियुक्ति हुई है। तो यहाँ पर यह नियुक्ति किसकी हुई है, आपसे यह प्रश्न बनेगा दोस्तों। इंपॉर्टेंट प्रश्न है और इसी प्रकार के प्रश्न एमपीपीएससी पूछती है। जो प्रश्न आपकी एग्जाम के लिए जरूरी है और जैसे पैटर्न आधारित प्रश्न बनते हैं उन प्रश्न पर हम क्या करेंगे, बात करेंगे और उन्हीं प्रकार के प्रश्न यहाँ पर पूछेंगे। देखो दोस्तों, हाल ही में मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव के रूप में किसे किसे नियुक्त किया गया है। मुख्य सचिव की बात कर रहा है। सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों मुख्य सचिव की। मुख्य सचिव होता क्या है? मुख्य सचिव क्या रहता है दोस्तों? यह एक प्रशासनिक अधिकारी होता है जो मुख्यमंत्री को क्या देता है, सलाह देता है उसके कार्य के लिए। जितने भी प्रशासनिक कार्य होते हैं उसका प्रमुख अधिकारी होता है दोस्तों ये, और अपनी राय ये देता है मुख्यमंत्री को। ठीक है, मुख्यमंत्री इसे नियुक्त करता है। ये सारी बेसिक सी बातें आपको ध्यान में रखनी है। अब थोड़ी सी बात करते हैं दोस्तों हाल ही में किसकी नियुक्ति हुई है। तो पहला ऑप्शन है सुरेश कुमार खेर, फिर अनुराग सिंह, फिर अनुराग जैन और फिर विजय सिंह राठौर। राइट आंसर है यहाँ पर अनुराग जी जैन। अनुराग जी जैन जो है दोस्तों, ये हमारे क्या बने हैं, मुख्य सचिव बने हैं। अब ये मुख्य सचिव बने हैं, देखो देखो पहले इनके बारे में देख लो, ये है कौन। ये है, इनका चेहरा अच्छे से आपके मन में बिठा लो। ये है अनुराग जी जैन और इन्हें हाल ही में मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। थोड़ी सी इनके बारे में बेसिक जानकारी जो एग्जाम में पूछी जा सकती है उतनी ही बताऊंगा, ज्यादा इनके बारे में भी जानने की आपको आवश्यकता नहीं। बस आप इनको इनका चेहरा याद रखिए। दूसरा ये कि ये हमारे मध्य प्रदेश के अभी मुख्य सचिव नियुक्त किए गए हैं। दूसरी बात ये जानकारी याद रखनी। तीसरी बात आपको ये याद रखनी कि ये किस क्रमांक के है। बस इससे ज्यादा प्रश्न और नहीं बन सकते इस टॉपिक से। ठीक है, तो देखो यहाँ पर थोड़ी सी बात करते हैं दोस्तों। ये 1989 बैच के सीनियर आईएएस अनुराग जैन को मध्य प्रदेश का नया मुख्य सचिव बनाया गया। किन्हें दोस्तों? ये है अनुराग जी जैन और ये 1989 बैच के क्या है, सीनियर ऑफिसर है। ठीक है, और वर्तमान मुख्य सचिव वीरा राणा का कार्यकाल 30 सितंबर को समाप्त हो गया है। ठीक है, और इन्हीं वीरा राणा के स्थान पर अब किसे नियुक्त किया गया दोस्तों? अनुराग जी जैन को। ठीक है, अब ये जो जैन जी जो है ये मध्य प्रदेश के 35वें मुख्य सचिव होंगे दोस्तों। कौन से क्रमांक के? 35वें। पहले कौन थे?
तो आपने नाम सुना होगा एच कामत। एच कामत जो है ये हमारे क्या थे, पहले मुख्य सचिव थे। और 35 क्रमांक के हमारे मुख्य सचिव कौन होंगे दोस्तों, अनुराग जी जैन। इतनी कहानी तो आपको समझ में आई। ये 35वें क्रमांक के है, 1989 बैच के, ये सीनियर ऑफिसर है। ठीक है, चलो थोड़ी सी कहानी और समझते हैं यहाँ पर वीरा राणा की। दोस्तों अगर पढ़ रहे हो मुख्य सचिव के बारे में तो ये बात याद रखो, सबसे पहले कौन थे, एच कामत आपने बता दिया। वर्तमान में किन की नियुक्ति हुई है, अनुराग जी जैन की। ठीक है, इनने किन का स्थान लिया है, तो इन्होंने लिया है वीरा राणा का स्थान। ठीक है, ये है वीरा राणा और ये 1988 की क्या है, बैच की ये आईएएस ऑफिसर है। ठीक है, और अभी 30 सितंबर के दिन इनका क्या हो चुका है दोस्तों, यहाँ पर कार्यकाल समाप्त हो चुका है। लेकिन अगर इनके बारे में भी प्रश्न बने तो आप थोड़ा सा ये बात समझना दोस्तों कि यह जो है मध्य प्रदेश की दूसरी ऐसी महिला थी जिन्होंने इस पदभार को संभाला था। मुख्य सचिव का पदभार संभालने वाली दूसरी महिला थी ये। तो पहली कौन है दोस्तों, तो पहली है निर्मला बुच। यहाँ फोटो देखकर आपको बिल्कुल समझ में नहीं आया होगा कि ये कौन है दोस्तों, ये है हमारे मध्य प्रदेश की पहली महिला मुख्य सचिव निर्मला बुच। आप नाम याद रखिए, आपने कितनी बार आपकी एग्जाम को टारगेट करने के लिए ये नाम सुना होगा कि निर्मला बुच मध्य प्रदेश की पहली महिला आईएएस व पहली महिला मुख्य सचिव। थोड़ी सी बात आप यहाँ पर ये भी समझो दोस्तों, अगर आप इनको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपने बस एक नाम पढ़ लिया निर्मला बुच, लेकिन आप इनके चेहरे से भी इनको जान नहीं पा रहे हो तो फिर थोड़ी सी शर्म की बात है। थोड़ा सा देखो इनको, ये है हमारे मध्य प्रदेश की पहली महिला मुख्य सचिव। ठीक है, और ये है दूसरी। ठीक है, वीरा राणा। इसीलिए मैं आपको यहाँ पर ये चित्र के माध्यम से समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। और ये है अनुराग जी जैन जो हाल ही में नियुक्त किए गए हैं, और एच कामत जो है ये हमारे पहले मुख्य सचिव थे। ठीक है, इतनी कहानी यदि आपको समझ में आई तो अब हम आते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। ठीक है, अगला प्रश्न क्या रहेगा दोस्तों, मध्य प्रदेश में स्वच्छता ही सेवा अभियान 2024 कब से कब तक चलाया गया। दोस्तों बात कर रहा है स्वच्छता ही सेवा, नया ये मिशन देखना दोस्तों, मध्य प्रदेश में स्वच्छता ही सेवा अभियान। कौन सा, स्वच्छता ही सेवा अभियान। आप जानते हो दोस्तों स्वच्छ भारत अभियान चला था 2010 में। स्वच्छ भारत अभियान कब आया था, 2010 में, 2014 में, सॉरी 2014 में क्या आया था दोस्तों, स्वच्छ भारत मिशन। और इस स्वच्छ भारत मिशन को कितने साल हो गए दोस्तों, 10 साल। और 10 साल होने पर ही जो है यह मिशन नया प्रारंभ हुआ है जिसका नाम है स्वच्छता ही सेवा अभियान, जिसमें स्वच्छता को ध्यान में रखकर गतिविधियां की जाएगी। इतनी बेसिक सी बातें तो आपको पता है दोस्तों। आप जानते हो स्वच्छता के लिए किसे जाना जाता है, हमारे बापू को, महात्मा गांधी जी को। तो यहाँ पर 2 अक्टूबर तक जो है इसका समापन हुआ और ये चला था दोस्तों 17 सितंबर से। अब 17 सितंबर से क्यों चला, 17 सितंबर का दिन मोदी जी का जन्मदिन था और मोदी जी के जन्मदिन से प्रारंभ हुआ यह अभियान, महात्मा गांधी जी के जन्म दिवस पर क्या हुआ, समापन हुआ इसका। और इसमें ज्यादा से ज्यादा क्या किया दोस्तों, स्वच्छता से संबंधित गतिविधियां कैसे संचालित की जा सकती है इसके लिए अवेयर किया गया और मध्य प्रदेश सरकार द्वारा इस अभियान को चलाया गया था। तो 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक चलाया गया था हमारा स्वच्छता ही सेवा अभियान। यहां से आपसे प्रश्न बन सकता है। ठीक है, अब आपसे पूछेगा दोस्तों थीम क्या थी, तो इसकी थीम थी स्वभाव स्वच्छता और संस्कार स्वच्छता। ये थीम इंपॉर्टेंट है, याद रखना दोस्तों, क्या याद रखना है, स्वभाव स्वच्छता और संस्कार स्वच्छता। ठीक है, दूसरा इसके साथ ही सस्ते दामों पर दवाइयां उपलब्ध कराने वाले जन औषधि केंद्रों का भी यहाँ पर क्या किया गया दोस्तों, शुभारंभ किया गया। ठीक है, तो ये 2 बिंदु आपको याद रखने हैं, ज्यादा आपको इसमें कुछ भी याद रखने की आवश्यकता नहीं है, आपको केवल यही देखना है कब से कब तक चलाया गया, 17 सितंबर से लेकर 2 अक्टूबर। 17 सितंबर मोदी जी का जन्मदिन, 2 अक्टूबर को बापू का जन्मदिन। आप जानते हो सारी कहानी मैंने आपको यहाँ पर बता दी है। ठीक है, चलो अब आगे बात करते हैं दोस्तों हमारे अगले बिंदु की। हाल ही में किस राज्य द्वारा विशेष पिछड़ी जनजातियों के लिए अलग से एक बटालियन का गठन किया गया है। अगर मैं इस प्रश्न को देखूं तो दोस्तों ये प्रश्न सीधा सीधा संबंधित है आपकी यूनिट 10 से। मध्य प्रदेश की जनजातियां जो है उससे संबंधित है और उसमें विशेष पिछड़ी जनजातियों का बहुत अच्छे से मेंशन किया गया है। आप थोड़ा सा यहाँ पर समझना, हाल ही में किस राज्य द्वारा विशेष पिछड़ी जनजातियों के लिए अलग से एक बटालियन का गठन किया गया है। दोस्तों मध्य प्रदेश सरकार ने विशेष पिछड़ी जनजातियां जो है उनके लिए अलग से एक बटालियन के गठन का प्रावधान किया है। यहाँ पर जो है राइट आंसर क्या हो जाएगा, मध्य प्रदेश। लेकिन थोड़ी सी बात समझते हैं यहाँ पर विशेष पिछड़ी जनजातियों की। अगर मैं विशेष पिछड़ी जनजातियों की बात करूंगा दोस्तों, तो विशेष पिछड़ी जनजातियां मध्य प्रदेश में कितनी है, 3 है।
तीन कौन कौन सी है ये आप जानते हो दोस्तों, एक है बेगा, ठीक है, दूसरा है भारिया और तीसरा है दोस्तों सहरिया। ये सारी कहानी आपको पता है, ठीक है। लेकिन अगर आपकी यूनिट 10 से संबंधित ये बात है तो हम इसका पूरा स्टैटिक पोर्शन भी रेडी कर लेते हैं, ठीक है। तो ये तो पहले याद रखो कि बटालियन किन के लिए, विशेष पिछड़ी जनजातियों के लिए, किस राज्य द्वारा, मध्य प्रदेश द्वारा, ठीक है। अब थोड़ी सी कहानी समझ लेते हैं मध्य प्रदेश में जनजातियों की स्थिति। अगर मध्य प्रदेश में मैं नॉर्मल जनजाति की बात करूं और विशेष पिछड़ी जनजाति की बात करूं तो एक थोड़ा सा अंतर है, देखना समझना यहाँ पर दोस्तों। ये सबसे पहले मैंने ऊपर लिखा है भील भिलाला, सबसे पहले यहाँ पर क्या लिखा है दोस्तों, भील भिलाला। मतलब मध्य प्रदेश में इनकी जनजाति, इनकी जो जनसंख्या है दोस्तों कितनी है, लगभग लगभग आप देख रहे हो यहाँ पर 59 लाख, ठीक है। और प्रतिशत में देखोगे तो लगभग 39% जो है, 39% आबादी भील भिलाला की है। और भील आप जानते हो मध्य प्रदेश में सर्वाधिक जनसंख्या जो अगर जनजातियों में पाई जाती है तो वो किसकी है, भील की है। सेकेंड नंबर पर किसकी दोस्तों, गोंड की है। तीसरे नंबर पर कोल की है और चौथे नंबर पर कोरकू की है। इनके परसेंटेज मैंने यहाँ पर दिए हैं, देखो गोंड जो है ये लगभग 33%, कोल 7% और कोरकू जो है ये 4%। ये प्रतिशत चाहे याद रखो ना रखो, आपको ये क्रम याद रखना है, सबसे ज्यादा भील, फिर गोंड, फिर कोल, फिर कोरकू, ठीक है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों यहाँ पर किन की, विशेष पिछड़ी जनजातियों की। अगर मैं विशेष पिछड़ी जनजातियों की बात करूं तो ये है सहरिया। तो सहरिया जो है दोस्तों यहाँ पर 4% के आसपास मध्य प्रदेश में इसकी आबादी है। और लगभग जितनी भी विशेष पिछड़ी जनजातियां हैं ये मध्य प्रदेश के 14-15 जिलों में पाई जाती है। अगर बेगा की बात करूंगा तो ये यहाँ पर 2.71, अगर मैं भारिया और भूमिया की बात करूंगा तो 1.26%। ये मैंने आकलन इसलिए लगाया है आपको इसके बारे में इसलिए बताया कि मोटा मोटा आपको एक अनुमान लगे। बाकी आपको बस इतना याद रखना है, सर्वाधिक भील है, फिर उसके बाद गोंड, फिर कोल, फिर कोरकू, ठीक है। फिर अगर मैं इनकी बात करूं विशेष पिछड़ी जनजातियों की तो सहरिया, बेगा और भारिया, इनका क्रम ये है, ठीक है। चलो अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अब हम बात कर लेते हैं दोस्तों इन्हीं जनजातियों की, एक बार इनकी सामान्य जानकारी देख लेते हैं ताकि आपकी यूनिट 10 का ये पोर्शन यहाँ से कवर हो जाए, ठीक है। बात करते हैं दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले विशेष पिछड़ी जनजातियों में बेगा की, ठीक है। चलो यहाँ पर यह भारत सरकार द्वारा घोषित मध्य प्रदेश की 3 विशेष पिछड़ी जनजातियों में से एक है। बेगा जनजाति भूमिया जनजाति की एक उपशाखा है। किसकी दोस्तों, भूमिया जनजाति की। यहाँ पर इस जनजाति का विकसित रूप बिझावर कहा जाता है। इंपॉर्टेंट है, बिझावर जो है किस जनजाति का विकसित रूप कहा जाता है, तो यहाँ पर बेगा जनजाति का। थोड़ा सा आप इस बात को भी समझना, 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश में इनकी जनसंख्या 4.15 लाख है, जो राज्य की कुल जनजाति जनसंख्या का 2.71% है। इंपोर्टेंट इतना नहीं है। ये स्वयं को धरती का सेवक कहते हैं, इंपोर्टेंट है ये बात याद रखना, और जंगल का राजा भी मानते हैं। तो जो बेगा है दोस्तों ये स्वयं को धरती का सेवक व जंगल का राजा मानते हैं, ठीक है। यह जनजाति मध्य प्रदेश में गुनिया और ओझा का पर्याय अपने को मानती है, ठीक है, कि हम अपने अनुसार ये मानती है कि मैं गुनिया है, हम गुनिया है और ओझा है, ठीक है। इस जनजाति में सामरा प्रथा यह आत्मा की मुक्ति हेतु प्रचलित है। ये वाली जो प्रथा है आपसे सीधा पूछेगा, सामरा जो प्रथा है ये किस जनजाति में प्रचलित है, तो सामरा प्रथा जो है दोस्तों बेगा जनजाति में प्रचलित है। ये बिंदु आपको अच्छे से यहाँ पर याद रखना है दोस्तों। मैं यहाँ पर यूनिट 10 के ये बिंदु इसलिए बता रहा हूँ कि स्टैटिक पोर्शन में तो पूछी गई है ये बातें, करंट अफेयर्स में तो पूछी गई है, कई बार स्टैटिक पोर्शन में भी ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इसलिए आपको साथ ही साथ ये चीजें भी एक बार बता दूंगा, थोड़े से समय में आपकी ये चीजें रिविजन हो जाएगी और आपका काम हो जाएगा, ठीक है। चलो बात करते हैं आगे। मंडला के जो बेगा है ये क्या है दोस्तों, भूमिया भी कहलाते हैं। जो मंडला में उपस्थित भूमिया बेगा जनजाति के लोग हैं ये क्या कहलाते हैं, भूमिया कहलाते हैं, ठीक है। बेगा गोंडों के परंपरागत पुरोहित माने जाते हैं। ये किनके पुरोहित माने जाते हैं दोस्तों, गोंडों के, गोंड जनजातियों के जो है ये पुरोहित के रूप में भी माने जाते हैं। कौन, बेगा, ठीक है। चलो अनसर्ड बाई, ये कुछ एक रिपोर्ट है दोस्तों जिसमें क्या है, जिस रिपोर्ट में देखो अनसर्ड बाय फ्लूइड्स रिफ्लेक्शन फ्रॉम मध्य प्रदेश में डॉम मॉरिस ने इस जनजाति के संबंध में लिखा है कि इनके भोजन में कार्बोहाइड्रेट की कमी होती है। आपको केवल ये याद रखना है दोस्तों कि निम्नलिखित में से किस जनजाति के भोजन में कार्बोहाइड्रेट की कमी देखी जाती है, तो आपको यहाँ पर याद रखना है बेगा, ठीक है। ये एक बेसिक सी बातें थी जो आपको बेगा के संबंध में याद रखनी थी। एक बार बेगा जनजाति को पूरी एक बार एक नजर में आप इसको देख लीजिए। चलो बात करते हैं इसके भौगोलिक विस्तार की।
तो ये पूर्वी मध्य प्रदेश में पाई जाती थी, जैसे मंडला, शहडोल, डिंडोरी, बालाघाट, अनूपपुर, सिवनी। ये जो दक्षिण पूर्वी एवं जो पूर्वी क्षेत्र है उस क्षेत्र में पाई जाती है हमारी बेगा जनजाति। ठीक है, इनकी जो उपजातियां है ये याद रखना दोस्तों, बिंजवार, रमेना, नरोतिया, नाहर, भरोतिया और कठमेना, ये इनकी क्या है दोस्तों, उपजातियां है। ठीक है, विवाह कौन कौन से है इसमें, तो इसमें उधारिया विवाह, मंगनी विवाह, चढ़ विवाह, चोर विवाह, लंबसेना विवाह और पेदुल विवाह, ये इसमें प्रचलित विवाह है जिनको आपको एक बार देख लेना है। उत्सव दोस्तों इनमें छेरता, चेरता भी कहते हैं जिसे, रसनावा पर्व, बिदरी, नवा फसल, रतोना, ये इसमें कुछ उत्सव है जो आपको यहाँ पर याद रखने हैं। फिर बात करते हैं नृत्य की, कर्मा नृत्य, दशहरा, बिलमा, परधोनी। परधोनी आप याद रखना दोस्तों, बेगा जनजाति का ये क्या है, नृत्य है। छेरता, सेला, रीना, फाग, सुआ, ददरिया, ये कुछ इनके इंपॉर्टेंट नृत्य है जो आपको यहाँ पर याद रखना है। बड़ा देव इनके प्रमुख देवता है दोस्तों, बूढ़ा देव, ठाकुर देव, दुल्हा देव, ओझा या गुनिया, नारायण देव, खेर माता, दल्ही देवी, बूढ़ी माई, ये इनके क्या है दोस्तों, कुछ देवी देवता है। तो आपको एक ही नज़र में एक बार देखना है इनको क्या क्या है इन जनजातियों की प्रमुख विशेषताएं, क्योंकि यदि करंट अफेयर्स से संबंधित ये प्रश्न बना है तो आपसे इसमें स्टैटिक पोर्शन से भी प्रश्न बन सकता है। ठीक है, फिर एक बार नजर, सामान्य नजर अपन देख लेते हैं यहाँ पर किसकी दोस्तों, हमने सबसे पहले बेगा देख लिया, अब देख लेते हैं यहाँ पर भारिया। भारिया क्या है दोस्तों, इनके बारे में देखना, इन्हें भूमिया नाम से भी जाना जाता है या स्वयं को गोंडों का छोटा भाई मानते हैं। जो भारिया है वह स्वयं को क्या मानते हैं, गोंडों का छोटा भाई। ऐसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं आपकी एग्जाम में। यह जनजाति अपना पूर्वज राजा कर्णदेव को मानती है। भारिया द्रविडियन की जनजाति है। यह प्रदेश की 3 विशेष पछड़ी जनजातियों में से एक है। 1981 की जनगणना में पातालकोट, पातालकोट कहाँ पर दोस्तों, छिंदवाड़ा में निवास करने वाली भारिया जनजाति को जंगलियों का जंगली कहा जाता है। आपको केवल ये याद रखना ये लाइन कि जंगलियों का जंगली निम्नलिखित में से किस विशेष पिछड़ी जनजाति को कहा जाता है, तो भारिया को। भारिया को जंगलियों का जंगली भी कहा जाता है। पातालकोट का अर्थ क्या होता है दोस्तों, ये देख लीजिएगा, चट्टानी दीवार। पातालकोट मतलब चट्टानी दीवार, और यहाँ रहने वाले लोगों को कनात भी कहा जाता है। ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, जो पातालकोट में निवास करते हैं उन लोगों को कनात भी कहते हैं। पातालकोट का आकार कैसा है, तो पातालकोट का आकार घोड़े की नाल जैसा है। ठीक है, घोड़े की नाल जैसा जो है पातालकोट का जो है शेप है। और दोस्तों ये छिंदवाड़ा में स्थित है, ये भी बात आप यहाँ पर याद रखना। और चट्टानी दीवार इसका जो है शाब्दिक अर्थ है। भारिया जनजाति हेतु विकास केंद्र स्थापित किया गया है जिसका मुख्यालय छिंदवाड़ा जिले में, छिंदवाड़ा जिले के तामिया में है। आपसे सीधा सीधा प्रश्न बनेगा दोस्तों, भारिया जनजाति हेतु विकसित विकास केंद्र कहाँ पर स्थित है, ये आपको याद रखना है, छिंदवाड़ा जिले के तामिया में। ठीक है, आगे याद रखना है, इस जनजाति में युवा ग्रह प्रथा प्रचलित है जिसे रंगभंग कहा जाता है। युवा ग्रह, जो लिविंग रिलेशनशिप अपन बोलते हैं दोस्तों, वैसी यहाँ पर एक प्रथा प्रचलित है जिसका नाम है रंगभंग। तो रंगभंग जो है यहाँ पर युवा ग्रह प्रथा किस जनजाति में प्रचलित है आपकी, तो ये है भारिया में। ठीक है, ये भारिया जनजाति में प्रचलित है। एक बार अगर एक नजर देखोगे आप यहाँ पर भारिया जनजाति की, तो आपको और अच्छे से सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। देखो दोस्तों, जबलपुर व छिंदवाड़ा के पातालकोट एरिया में तथा सिवनी व मंडला जिलों में इनकी उपस्थिति रहती है। इसके साथ साथ अगर मैं इनकी उपजातियां की बात करूं तो भुईहार व भूमिया व पंडो, ये इसकी क्या है दोस्तों, उपजातियां है। अगर मैं विवाह की बात करूं, लमसेना विवाह, राजी बाजी विवाह, मंगनी विवाह, सेवा विवाह, अपहरण विवाह व विधवा विवाह इसमें प्रचलित है। यदि इसके उत्सव की बात करोगे दोस्तों, तो बिदरी त्योहार, नवाखानी त्योहार, जात्रा, दीपावली, होली, होली जिसमें ये मेघनाथ की पूजा करते हैं, गोवर्धन पूजा आदि इनके जो है क्या है यहाँ पर दोस्तों, ये है उत्सव जो हमारे हिंदू धर्म के अनुसार ही इनके उत्सव जो है, ज्यादा इसमें चेंज नहीं रहता है। नृत्य की बात करोगे दोस्तों, भड़म, सेतम, कर्मा, सुवा, सेला और अहिराई, नृत्य हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं, एक बार रिवीजन कर लीजिए। भड़म, सेतम, कर्मा, सुवा, सेला और अहिराई, ये इनके क्या है दोस्तों, नृत्य है। ऐसे ही अगर इनके देवता की बात करोगे तो भीमसेन, बूढ़ा देव, दुल्हा देव, नाग देव व बरवा देव तथा नारायण देव जो है इनके क्या है दोस्तों, यहाँ पर देवता है। ये बात आपको यहाँ पर याद रखनी है। तो बेगा हो गया, भारिया हो गया, साथ ही साथ दोस्तों सहरिया भी देख लो, ताकि आपका सहरिया जनजाति को लेकर भी कोई डाउट नहीं रहे। ठीक है, अगर मैं बात करूं सहरिया की दोस्तों, तो यह कोलारियन परिवार और भीलों की उपशाखा मानी जाती है। किसकी दोस्तों, भीलों की उपशाखा व कोलारियन परिवार की जो है यह जनजाति मानी जाती है, सहरिया जनजाति। यह मध्य प्रदेश की 3 विशेष पिछड़ी जनजातियों में से एक है।
यह स्वयं को भीलों का छोटा भाई मानते हैं तथा भीलों की ही भांति स्वयं को वाल्मीकि और सबरी की संतान मानते हैं। देखो दोस्तों, सबरी की संतान भील स्वयं को मानते हैं, उसके साथ साथ जो सहरिया है ये भी जो है वाल्मीकि जी और सबरी इन दोनों को अपना पूर्वज मानते हैं। तो ये बात आप अच्छे से यहाँ पर याद रख लीजिएगा, इस प्रकार से प्रश्न बनते हैं। अगर मैं थोड़ी सी इसकी और बात करूं तो मध्य प्रदेश में सहरिया जनजाति का संग्रहालय व शोध केंद्र कहाँ पर स्थित है दोस्तों? श्योपुर जिले में। कई बार आपकी एग्जाम में पूछा गया है। साथ ही साथ एग्जाम में ये भी पूछा गया है कि सहरिया सामुदायिक रेडियो केंद्र कहाँ पर है दोस्तों? श्योपुर में है। ये भी प्रश्न एग्जाम में पूछा गया है। दोनों बिंदु आप यहाँ पर अच्छे से याद रख लीजिएगा, ठीक है। फिर थोड़े इनके और अपन इनकी जानकारी समझते हैं। अन्य नाम इनके शहर, शेर, समर, सौर, सहरा आदि है जो आपको याद नहीं रखने हैं। गुना शिवपुरी क्षेत्र में इन्हें राउत कहा जाता है, ये इंपॉर्टेंट है। राउत के नाम से अन्य और किस विशेष पिछड़ी जनजाति को माना जाता है? तो उसे माना जाता है दोस्तों सहरिया को, ठीक है। ये बिंदु भी याद रखना है। फिर बात करते हैं, इन्हें खुटिया पटेल संबोधन प्रिय। यदि इन्हें कोई खुटिया पटेल बोलता है तो ये स्वयं बहुत प्रसन्न होते हैं और इनको यह नाम सुनना बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ पर खुटिया पटेल के संबोधन से किस जनजाति के लोगों को जाना जाता है? तो वो है दोस्तों सहरिया जनजाति, ठीक है। चलो आगे बात करते हैं। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार भगवान श्री कृष्ण की मृत्यु का कारण जरा नाम का शिकारी संवर समुदाय का था। और यह संवर समुदाय भी जो दोस्तों किससे संबंधित है? यह संवर समुदाय भी जो है किससे संबंधित है? सहरिया जनजाति से संबंधित है। तो आप यहाँ पर इस बात को भी थोड़ा सा पौराणिक मान्यताओं के अनुसार भी इस बात को समझने का प्रयास करना। फिर बात करते हैं दोस्तों, यह शराब का अत्यधिक सेवन करते हैं, इसलिए वर्तमान में यह जनजाति क्षय रोग से ग्रसित है। कई बार एग्जाम में और टेस्ट सीरीज में पूछा जाता है कि वर्तमान में ऐसी कौन सी विशेष पिछड़ी जनजाति है जो क्षय रोग से ग्रसित है, टीबी से ग्रसित है। तो यहाँ पर यह जनजाति कौन सी है? सहरिया जनजाति, ठीक है। ये बात आप अच्छे से यहाँ पर याद रख लीजिएगा। यह सर्वाधिक कुपोषित जनजाति है तथा मध्य प्रदेश के श्योपुर जिले में बहुलता से पाई जाती है। सबसे ज्यादा कहाँ पर पाई जाती है? श्योपुर में। और ये सबसे ज्यादा क्या है दोस्तों? कुपोषित है, ठीक है। तो सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश की कुपोषित जनजाति के रूप में किसे जाना जाता है? सहरिया को। और इसी आधार पर श्योपुर को भारत का इथोपिया कहा जाता है। दोस्तों अफ्रीका का एक देश है इथोपिया, शहर है, वहां पर क्या है दोस्तों? कुपोषण अत्यधिक मात्रा में फैला गया है। वहां पर बहुत ज्यादा वहां के लोग जो है कुपोषित है। और मध्य प्रदेश के श्योपुर को वो इसी आधार पर जो है क्या माना जाता है? यहाँ पर भारत का इथोपिया। क्यों दोस्तों? क्योंकि यहाँ पर एक विशेष पिछड़ी जनजाति पाई जाती है जिसका नाम है सहरिया। और यह सहरिया वर्तमान में क्षय रोग से ग्रसित है और बहुत ही कुपोषित है। इसीलिए मध्य प्रदेश के श्योपुर को इस श्रेणी में रखा जाता है। आगे बात करते हैं दोस्तों, इस जनजाति में लड़की के जन्म को शुभ माना जाता है। बहुत अच्छा संकेत है, ये आधुनिक समाज के लिए बहुत अच्छा संदेश देता है कि यहाँ पर लड़कियों को दोस्तों शुभ माना जाता है। तो इस जनजाति से हमें ये चीज सीखने को मिलती है, क्योंकि पढ़ा लिखा समाज समुदाय भी आजकल लड़कियों को इतना ज्यादा महत्व नहीं दे पा रहा है। इन लोगों से हमें ये चीजें सीखनी चाहिए, ठीक है। तो इस जनजाति में लड़की के जन्म को शुभ माना जाता है, ये इंपॉर्टेंट है। ये प्रश्न कभी भी आपके सामने बन सकता है दोस्तों। तो सहरिया जनजाति का ये बिंदु हमेशा याद रखना। अब बात करते हैं दोस्तों, यह जनजाति जड़ी बूटियों की विशेष जानकारी रखती है और आईने अकबरी में सहरिया जनजाति का उल्लेख किया गया है। किसमें दोस्तों? आईने अकबरी, अबुल फजल की यह एक रचना है आईने अकबरी, जिसे दोस्तों क्या है, जिसमें सहरिया जनजाति का क्या है यहाँ पर उल्लेख है, ठीक है। एक बार इनको पूरी एक बार सरसरी निगाहों से देख लेते हैं इनको एक नजर में। यह शिवपुरी, गुना, ग्वालियर, मुरैना, भिंड, विदिशा व रायसेन इस क्षेत्र में इसका विस्तार है। यह जो है इसकी उपजातियां सवर, सोर और सबर इसकी उपजातियां है। विवाह इसका हिंदू समुदाय के समान ही होता है दोस्तों। और उत्सव में दशहरा, दीपावली, होली हमारी तरह ही जो है, देव उठनी 11 हमारी तरह ही जो है ये मनाते हैं। नृत्य इनके कौन कौन से? स्वांग नृत्य इंपॉर्टेंट है, स्वांग नृत्य, फाग नृत्य, लहंगी, रागिनी, नृत्य रागिनी, दुल्हन घोड़ी नृत्य व तेजाजी नृत्य इनके क्या है यहाँ पर प्रमुख नृत्य है। देवता में दोस्तों सीता माँ इनकी विशेष है। सीता माँ याद रखना दोस्तों, सहरिया जनजातियों में सीता माँ का विशेष महत्व है, इस बात को आप मेंशन कर लीजिएगा। ठाकुर देव, नाहर देव, दरेड़ देव व कारम देव। देखो दोस्तों मेरी बात समझना, अभी हमने करंट अफेयर्स का टॉपिक उठाया है, लेकिन हमें साथ में विशेष पिछड़ी जनजातियों की बात निकली है, इसलिए हम विशेष पिछड़ी जनजातियों को भी एक बार जल्दी से हमने देख लिया। इससे क्या हुआ, थोड़ा सा हमारा रिवीजन हो गया। जो भी हमने हमारे एग्जाम के लिए पढ़ा था
उन सब चीज़ों को एक बार हमारी नज़रों के सामने से यहाँ पर निकाला गया है, ताकि हमें क्या हो, अच्छे से प्रिपरेशन हो जाए हमारी, अच्छे से उन चीज़ों को हम क्या कर सके, याद कर सके। अब आते हैं हमारे वापस अगले बिंदु की। हमारा अगला करेंट का प्रश्न क्या है उसको देखना दोस्तों। हाल ही में देखो, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यहाँ से प्रश्न बन सकता है। हाल ही में सागर मेडिकल कॉलेज का नाम बदलकर क्या कर दिया है? किसकी बात कर रहा है दोस्तों? सागर मेडिकल कॉलेज की। सागर मेडिकल कॉलेज का नाम बदलकर हाल ही में क्या कर दिया दोस्तों? तो यहाँ पर ये याद रखना नाम, आचार्य विद्यासागर मेडिकल कॉलेज। आचार्य विद्यासागर मेडिकल कॉलेज के नाम से जाना जाएगा सागर के मेडिकल कॉलेज को। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। अब थोड़ा सा यहाँ पर प्रश्न देखना इसमें दोस्तों, मध्य प्रदेश में जितने भी मेडिकल कॉलेज है वहां से प्रश्न बनते हैं। पहला कौन सा? गजरा राजा, आपने पढ़ा होगा दोस्तों, 1946 में एस्टेब्लिशमेंट हुआ। कहाँ पर है? इस प्रकार से सीधे सीधे एमपीपीएससी व अन्य एमपी में आयोजित एग्जाम जो है वहां पर पूछे जाते हैं इस प्रकार से प्रश्न। तो आपको एक बार ये भी देख लीजिए दोस्तों यहाँ पर कि चिकित्सा से संबंधित जो भी महाविद्यालय है मध्य प्रदेश में, वो भी आप यहाँ पर एक बार देख लीजिए। गजरा राजे मेडिकल कॉलेज ग्वालियर में है दोस्तों, 1946 में इसे स्टैब्लिश किया गया था। महात्मा गांधी मेमोरियल कॉलेज आप जानते हो इंदौर में है, 1948 में इसकी स्थापना हुई। गांधी मेडिकल कॉलेज भोपाल में है दोस्तों, 1955 में इसकी स्थापना हुई। नेताजी सुभाष चंद्र बोस कहाँ पर है? जबलपुर, 1955। आपको यहाँ पर एक बार रिवीजन हो जाए आपका, एक बार आप अच्छे से याद कर पाओ, इसीलिए मैं सारी चीजें आपको बता रहा हूँ। ठीक है, श्याम सिंह मेडिकल कॉलेज कहाँ पर है दोस्तों? रीवा। यहाँ सितारे लगाओ। ये सारे आपने कितनी बार पढ़े हैं और इन सब के बारे में आपको पता है। कभी एग्जाम में आपसे ये पूछ ले कि श्याम सिंह मेडिकल कॉलेज कहाँ पर है, तो आपको सोचने में बहुत टाइम लग सकता है। यहाँ पर याद रखना दोस्तों, रीवा में है और 1963 में इसके एस्टेब्लिश किया गया था। ठीक है, बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज सागर। अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल कॉलेज कहाँ पर है दोस्तों? विदिशा में है। और ये जो है इसका नाम अब जो है चेंज किया जा रहा है, जिसका नाम क्या है? शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय सागर, 2008 में इसे एस्टेब्लिश किया गया था। और हाल ही में इसका नाम परिवर्तन करके क्या कर दिया गया दोस्तों? आचार्य विद्यासागर मेडिकल कॉलेज। इंपॉर्टेंट है, ये बिंदु आपको यहाँ पर याद रखना है। ठीक है, चलो बात करते हैं हमारे अगले प्रश्न की दोस्तों। यहाँ पर हाल ही में देखो, अगला प्रश्न हमारा एक बार देखो यहाँ पर, हाल ही में किस जिले का सीएम राइज विनोबा स्कूल दुनिया के टॉप 3 स्कूल में शामिल किया गया है? कौन से स्कूल की बात कर रहा है दोस्तों? सीएम राइज विनोबा स्कूल। मध्य प्रदेश के रतलाम जिले का। कौन सा दोस्तों? रतलाम जिले का यह स्कूल विश्व के 3 टॉप स्कूलों में शामिल किया गया। बहुत गर्व की बात है। और वो कहाँ पर है दोस्तों? रतलाम जिले का कौन सा स्कूल? सीएम राइज विनोबा स्कूल। सीएम राइज आप जानते हो दोस्तों, 2021 में यह पहल शुरू हुई। थोड़ा सा इसके बारे में समझो। 2021 11 जून 2021 को इसकी शुरुआत हुई। सबसे पहली बात तो यहाँ पर ये याद रखना, कब प्रारंभ हुआ? 2021। सीधे सीधे एग्जाम में पूछा जाता है सीएम राइज स्कूल की शुरुआत कब हुई, तो यहाँ पर याद रखना 2021। फिर बात करते दोस्तों, इसमें होता क्या है, इसका उद्देश्य क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट बात तो ये है, देखो, प्रत्येक बस्ती के लगभग 15 किलोमीटर के दायरे में एक उच्च गुणवत्ता वाला स्कूल प्रदान करना। कितने किलोमीटर? 15 किलोमीटर। ठीक है, प्रदेश में 370 सीएम राइज स्कूलों का संचालन प्रारंभ हो चुका है। पिछले वर्ष की तुलना में बच्चों की उपलब्धि 7% की वृद्धि रही है। ठीक है, देखो, सीएम राइज स्कूल का मुख्य उद्देश्य क्या है दोस्तों? हमारे यहाँ स्कूली शिक्षा जो है आज भी इतने अच्छे से संचालित नहीं की जा रही मध्य प्रदेश के संदर्भ में बात करें तो। और अभी जो है यह पहल इसीलिए प्रारंभ की गई है दोस्तों कि ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षा का लेवल बेहतर बनाया जा सके। इन स्कूलों में बहुत अच्छी फैसिलिटीज दी जाएगी ताकि बच्चे बेहतर तरीके से जो है अपनी प्राथमिक परीक्षाएं जो अपनी प्राथमिक शिक्षा जो है उसको अच्छे से क्या कर सके, अर्जित कर सके। और बाकी जो शिक्षा का लेवल जो डगमगाया हुआ है इसको क्या किया जा सके, बैलेंस किया जा सके। इसी बात को ध्यान में रखकर इस पहल का प्रारंभ किया गया है, जिसमें धीरे धीरे जो है लोग इंटरेस्ट ले रहे हैं और अच्छे घर के लोग भी जो है अब सरकारी स्कूलों में अपने बच्चों को एडमिट करवा रहा है। पहले ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं था। सरकारी स्कूल नाम सुनकर जो कुछ जो मिडिल क्लास फैमिली भी है या इनसे थोड़ा अपर क्लास वाले, ये कभी भी सरकारी स्कूलों में अपने बच्चों को नहीं भेजते। इनको वहाँ लगता है कि यहाँ की शिक्षा एजुकेशन जो है बहुत घटिया लेवल का रहता है, बहुत गिरा हुआ रहता है, ऐसी इनकी मानसिकता थी। लेकिन सीएम राइज स्कूल एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट लाया है दोस्तों। इसमें बेहतर तरीके से जो है बहुत अच्छे टीचर्स को यहाँ पर अपॉइंट किया जाएगा और बच्चों को शिक्षा दी जाएगी। इससे क्या है दोस्तों, अब लोगों का जो है मनोवृत्ति जो है, मानसिकता जो है अब धीरे धीरे वापस जो है
इन स्कूलों की तरह बढ़ती दिख रही है और लोग इनको लेकर भी थोड़ा क्या है अब सीरियस हुए हैं। तो ये बात आप यहाँ पर याद रखना। थोड़ा सा मैं आपको शिक्षा को लेकर मध्य प्रदेश में प्रश्न पूछे गए हैं कई बार स्कूल से लेकर योजनाओं को लेकर एमपीपीएससी तथा एमपी में आयोजित जितनी भी परीक्षा है उनमें प्रश्न पूछे गए। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं आपके लिए यहाँ पर लेकर आया हूँ, ये आप अच्छे से इसको क्या करना दोस्तों याद रखना, ठीक है। बिंदु क्या क्या है देखना। मध्य प्रदेश में माध्यमिक शिक्षा मंडल की स्थापना कब हुई थी? एग्जाम में पूछा भी गया है और आपकी एग्जाम में पूछा भी जा सकता है। 1965 में इसकी शुरुआत हुई। याद रखना दोस्तों, ये बिंदु आपको याद रखना है। फिर है मध्य प्रदेश का पहला ड्रोन स्कूल कहां पर खोला गया? ग्वालियर में। ग्वालियर में ड्रोन स्कूल खोला गया। ये जो है स्कूल खोला गया है दोस्तों, और इसमें क्या किया जाएगा 30 से 40 ऐसे बच्चे रहेंगे जिनको ड्रोन की शिक्षा दी जाएगी। ये बात आप याद रखना। इसके साथ साथ भोपाल, उज्जैन, सतना इनमें भी ड्रोन स्कूल प्रस्तावित है। अभी आपको केवल याद रखना है दोस्तों पहला ड्रोन स्कूल कहां पर? ग्वालियर में। इंपोर्टेंट बिंदु है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। फिर बात करते हैं दोस्तों मध्य प्रदेश में स्कूल चले अभियान की शुरुआत कब हुई? अब ये बिंदु तो कितनी बार एग्जाम में पूछा गया है, 2001। तो मध्य प्रदेश में स्कूल चले अभियान की शुरुआत हुई थी 2001 में। फिर बात करते हैं दोस्तों मध्य प्रदेश में पढ़ना बढ़ना योजना की शुरुआत कब हुई? तो 2003 में मध्य प्रदेश में पढ़ना बढ़ना योजना की शुरुआत हुई थी। यह बिंदु भी इंपॉर्टेंट है। इसके साथ साथ दोस्तों मध्य प्रदेश में एकलव्य शिक्षा विकास योजना की शुरुआत कब हुई? तो 2010 में मध्य प्रदेश में एकलव्य शिक्षा विकास योजना की शुरुआत हुई थी। सारे फैक्ट एग्जाम में पूछे गए हैं और पूछे जा सकते हैं, आप एक बार इनको अच्छे से देख लीजिएगा, ठीक है। चलो अब अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं दोस्तों। हमारा हाल ही में किस राज्य ने महाराष्ट्र राज्य को सोयाबीन के उत्पादन में पीछे छोड़कर देश में पहला स्थान प्राप्त कर लिया? हमारे मध्य प्रदेश ने दोस्तों महाराष्ट्र को पीछे छोड़कर सोयाबीन के उत्पादन में प्रथम स्थान अर्जित कर लिया है। फिर से हम सोया स्टेट का जो है हमारा ओहदा जो है उसको हमने बरकरार रखा है। तो यहाँ पर याद रखना हमारे मध्य प्रदेश का महत्वपूर्ण बिंदु है। थोड़े से इसके आंकड़े भी याद रख लीजिए दोस्तों जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। मध्य प्रदेश 5.47 मिलियन टन उत्पादन के साथ देश में पहले स्थान पर आ गया है। दोस्तों हमने कितना उत्पादन किया है? 5.47 मिलियन, ठीक है। देश के कुल सोयाबीन उत्पादन में मध्य प्रदेश का योगदान कितना है दोस्तों? 41.92%। ये हमारे लिए गर्व की बात है। हमारा मध्य प्रदेश अकेला देश के जितना भी सोयाबीन उत्पादन होता है देश में उसका अकेला हमारा 41.92% मध्य प्रदेश उत्पादित करता है सोयाबीन, ठीक है। चलो अब बात करते हैं मध्य प्रदेश में सोयाबीन का रकबा 2022-23 की अपेक्षा 2023-24 लेटेस्ट डाटा बता रहा हूं दोस्तों, याद रख लीजिएगा। इसमें 1.7% हमारा रकबा बढ़ा है, ठीक है। चलो सबसे पहले सोयाबीन की खेती कहां पर हुई थी मध्य प्रदेश में? ये एग्जाम में कितनी बार पूछा गया है, आप फिर भी या तो उज्जैन या देवास या रतलाम इनमें कंफ्यूज हो जाते हो। यहाँ पर देवास याद रखना दोस्तों, देवास में पहली बार जो है सोयाबीन की खेती हुई थी मध्य प्रदेश में। लेकिन सबसे ज्यादा सोयाबीन का प्रोडक्शन, सबसे ज्यादा सोयाबीन का उत्पादन होता है उज्जैन में। ये बिंदु याद रखना दोस्तों, हमारे उज्जैन में सबसे ज्यादा उत्पादन होता है किसका? सोयाबीन का। देन इसके बाद राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान केंद्र की बात करूंगा दोस्तों तो ये इंदौर में। अगर राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय स्तर पर या एशिया के संदर्भ में बात करूंगा सोयाबीन अनुसंधान की तो आपका उज्जैन आ जाएगा। ये जानकारी आपको पता है, ठीक है। चलो अगला प्रश्न है हमारा दोस्तों, यहाँ पर ये बिंदु इंपॉर्टेंट है और यहाँ पर ये बात आपको अच्छे से ध्यान रखनी है जो मैं आपको बता रहा हूँ। देखो दोस्तों, जस्टिस सुरेश कुमार केत जिन्हें हाल ही में मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है, ये किस क्रम के मुख्य न्यायाधीश बनाए गए हैं? आपसे पहली बात तो आपको याद हो गया कि सुरेश कुमार केत जी जो है इन्हें मध्य प्रदेश हाईकोर्ट का क्या बनाया? चीफ जस्टिस बनाया गया, ठीक है। लेकिन आपको ये क्रम याद रखना है कि इनका क्रम कौन सा है दोस्तों? 78 क्रमांक, 28वें क्रम के हैं ये। इनका चेहरा आप देख लीजिए, ये है हमारे सुरेश कुमार केत। और कौन से क्रमांक के हैं? 28वें क्रमांक के। पहले कौन है? तो पहले मोहम्मद हिदायतुल्लाह, आपको पता है कि मध्य प्रदेश के पहले चीफ जस्टिस मोहम्मद हिदायतुल्लाह। थोड़ी सी कहानी समझते हैं मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की दोस्तों। 1936 ये डेट याद रखना, 1936 में मध्य प्रदेश हाईकोर्ट का गठन हुआ था, ठीक है। किसका हुआ था? मध्य प्रदेश हाईकोर्ट का गठन हुआ था। कहां हुआ था दोस्तों? नागपुर में। लेकिन मध्य प्रदेश का पुनर्गठन हुआ दोस्तों कब? 1956 में। तो नागपुर से इसे हटाकर कहां बना दिया इसका हेडक्वार्टर? जबलपुर में। यह कहानी आपको पता है।
थोड़ी सी कहानी और समझते हैं दोस्तों। यदि मैं बात करूं यहाँ पर चीफ जस्टिस की, मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की, या केवल हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की, तो हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की अपॉइंटमेंट कौन करता है दोस्तों? राष्ट्रपति करता है। याद रखना, किसी भी राज्य का अगर कोई चीफ जस्टिस है तो उसकी दोस्तों नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है, ठीक है। लेकिन उसे शपथ कौन दिलाएगा दोस्तों? राज्यपाल दिलाएगा। शपथ कौन दिलाता है? राज्यपाल दिलाता है। ये दोनों बिंदु आप याद रखना। और अगर हाई कोर्ट की मैं बात करूं तो हाई कोर्ट का भारतीय संविधान में कहां पर उल्लेख है? तो 214 आर्टिकल 214 से लेकर 231 तक जो है हाई कोर्ट के बारे में बताया गया है संविधान में, ठीक है। ये कुछ इंपोर्टेंट बिंदु है जो आपको यहाँ पर याद रखना है। और हाल ही में सुरेश कुमार कैद जी जो है इन्हें मध्य प्रदेश हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस बना दिया गया है, ठीक है। इससे पहले ये दिल्ली के चीफ जस्टिस थे, दिल्ली के न्यायाधीश थे। आप इनके बारे में ये सारी बातें तो जानते हैं। कुछ ये फैक्ट जो है हमारे मध्य प्रदेश हाई कोर्ट से संबंधित है, ये बात भी आपको यहाँ पर याद रखनी है। इसकी दो शाखाएं भी है हमारे मध्य प्रदेश की जो है, यहाँ पर दो शाखाएं कौन कौन सी? एक ग्वालियर है और एक क्या है दोस्तों यहाँ पर? इंदौर, ठीक है। और ये कब बनाई गई थी? 1968 में इनको यहाँ पर इनकी जो है ब्रांचेस बनाई गई थी। ये कुछ बिंदु है जो आपको यहाँ पर याद रखने हैं, ठीक है। चलो आगे बात करते हैं दोस्तों हमारी कुछ खबर की। आज है 3 अक्टूबर और 3 अक्टूबर में न्यूज़पेपर में कुछ चर्चाओं के विषय रहे थे, उनको एक बार सरसरी निगाहों से देख लेते हैं ताकि हमारा जो है पूरा यहाँ का सेगमेंट कंप्लीट हो जाए। देखो, एक योजना चलाई जा रही है, सबकी योजना सबका विकास अभियान, ठीक है। अब सबकी योजना सबका विकास अभियान जो है, ज्यादा आपको इसमें नहीं घुसना है। जन भागीदारी को लेकर इसे शुरू किया गया है और इसमें दोस्तों ग्राम पंचायत को जो है इसमें ध्यान में रखकर यह जो योजना प्रारंभ की गई है, ठीक है। हर पंचायत ग्राम पंचायत की विकास योजना तैयार करेगी। मतलब यही है कि गांवों के उत्थान के लिए यह जो है पहल शुरू की गई है। ग्रामोत्थान ही राष्ट्रोत्थान की परिकल्पना पर यह काम करेगी। आपको केवल इतना याद रखना है कि सबकी योजना सबका विकास अभियान किस क्षेत्र से संबंधित है? तो पंचायतों से संबंधित है। आज की खबर थी ये। और फिर आपके बारे में आपको यहाँ पर ये भोपाल आएंगे अनुराग जैन, इनके बारे में बताया गया है। अनुराग जी जैन के बारे में हमने बात कर ली है मुख्य सचिव के रूप में, ठीक है। तो एक ये बिंदु था जो आज चर्चा का विषय था। फिर जो दोस्तों एक और बिंदु था जिसमें भोपाल के चार प्रवेश द्वार कौन कौन से? श्री राम, राजा भोज, विक्रमादित्य व अशोक, इनके नाम पर बनेंगे। जो भी भोपाल के जो भी द्वार हैं, 4 द्वार जो हैं, इन द्वारों के नाम परिवर्तन किए जाएंगे और इनमें हमारे कौन कौन से? श्री राम जी का नाम, राजा भोज, राजा विक्रमादित्य और सम्राट अशोक, इनके नाम पर रखा जाएगा। इतना बड़ा बिंदु नहीं था, बस आपको यहाँ पर ये याद रखना है कि ग्वालियर में गोबर से सीएनजी का प्लांट शुरू किया जाएगा। कहाँ पर? ग्वालियर में, ठीक है। एक ये पहल थी, एक ये बिंदु था। फिर ये है दोस्तों एक और अगला, थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको देख लीजिए। चीतों के बाद अब गेंडे का घर होगा मध्य प्रदेश। आप जानते हो दोस्तों, पूरे विश्व भर में गेंडों की संख्या में लगातार कमी होती जा रही है। आप जानते हो कि भारत में लगभग विश्व की आधे से अधिक गेंडों की जनसंख्या, आधे से अधिक गेंडों की जो संख्या है हमारे देश में है। और देश में भी अगर बात करोगे तो कहाँ कहाँ पर दोस्तों? असम में, बंगाल में और उत्तर प्रदेश में। अभी देश के 3 राज्यों में है गेंडे, ठीक है। अब थोड़ा सा यहाँ पर मैं आपको पढ़ा देता हूँ, आपको थोड़ा थोड़ा यहाँ पर समझ में आ जाएगा। देखो, दुनिया भर में करीब 4000 गेंडे ही बचे। कितने दोस्तों? 4000 गेंडे। इनमें से 2900 भारत में, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया, आधे से अधिक जो है हमारे देश में उपस्थित है। तो 2900 लगभग 3000 भारत में है और इनमें से 2500 से अधिक तो हमारे असम में है। असम को जाना जाता है दोस्तों एक सींग वाले गेंडे के लिए, जिसमें आपने पढ़ा होगा काजीरंगा नेशनल पार्क। ये है काजीरंगा नेशनल पार्क, कोबिलोरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, औरंग नेशनल पार्क, डिब्रू सेखोवा नेशनल पार्क, मानस राष्ट्रीय उद्यान। इन राष्ट्रीय उद्यानों में लगभग देश का और विश्व का लगभग आधे से अधिक गेंडों का जो है यहाँ पर हमारे यहाँ पर संरक्षण किया जाता है। लगभग 2900 से अधिक जो है हमारे देश में गेंडे उपस्थित है, पाए जाते हैं, और जिसमें 2500 से अधिक तो है हमारे असम में ही। तो यहाँ पर ये बात आप याद रख लीजिएगा। और अभी हाल ही में गेंडों के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने भी पहल शुरू की है। हमारे यहाँ पर भी अब गेंडों को लाया जाएगा, इनके संरक्षण के लिए काम किया जाएगा। तो ये बिंदु भी आपको यहाँ पर अच्छे से क्या करना है दोस्तों? देखना है, ठीक है। अब मैं आपको एक बार थोड़ा सा अपनी किताबों के बारे में बता देना चाहूंगा दोस्तों। ये है यूनिट 6 जो हमारे संस्थान द्वारा लॉन्च की गई है।
एमपीपीएससी प्रीलिम्स 2024 की जो लोग एग्जाम दिए हैं उन्हें पता है कि सारे प्रश्न जो है हमारी पुस्तक से आए हैं। लगभग एक बार फिर कहने में मुझे अच्छा लग रहा है कि 13 प्रश्न जो है हमारी इकाई 6 से आए। अब आपको लगता होगा एक यूनिट से सिर्फ 10 प्रश्न ही बनते, 13 कैसे? क्योंकि दोस्तों यूनिट 6 को मैंने पढ़ाया है, आप यूट्यूब पर देख सकते हो। मैंने इसके बारे में सारी जानकारी प्रश्न सहित, जो आयोग ने प्रश्न पूछे थे और पेज नंबर सहित सारी बातें यहाँ पर बताई है। लेकिन फिर भी बता देना चाहूंगा, यूनिट 6 का संबंध यूनिट 4 से भी है, क्योंकि वहां पर फसलें हैं, यहाँ पर भी फसलों से संबंधित बात कही गई है। एसडीजी जो है इकाई 7 में दिया गया है, वो यूनिट 6 में भी है। तो इस आधार पर बहुत सारे आयाम जो है यूनिट 6 के यूनिट 4 में और यूनिट 7 में भी देखने को मिलते हैं। इसी आधार पर 13 प्रश्न जो है हमारी इस पुस्तक से आए हैं और लगभग 10 प्रश्न जो बने हैं उसमें से कुछ डिलीट भी हुए हैं। और अगर डिलीट को ध्यान में रखूं तो 10 में से 8 से 9 प्रश्न जो है हमारी इस वाली पुस्तक से बने हैं। आप YouTube पर देख सकते हो, पेज समेत मैंने सारी बातें बताई है। ये बात इसलिए बता रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि आपकी जो प्रतिक्रिया थी हमारी पुस्तक को लेकर, उस प्रतिक्रिया ने हमें और उत्साहित किया है इस क्षेत्र में काम करने के लिए। इसी बात को ध्यान में रखकर हमारे संस्थान द्वारा इकाई 1 एमपीपीएससी प्रीलिम्स की बात कर रहा हूँ, एमपीपीएससी प्रीलिम्स की इकाई 1, इकाई 2, इकाई 4 व इकाई 5 लगभग 4 इकाइयों पर काम किया जा रहा है और नोटिफिकेशन से पहले आपके लिए वो पुस्तक रेडी कर दी जाएगी। तो 4 से 5 यूनिट हमारी वो और 2 यूनिट ये, इस प्रकार 7 से 8 इकाई जो है इस बार हमारे संस्थान द्वारा आप लोगों के लिए आयोजित की जाएगी। आप दोस्तों देखना, इसमें सारी चीजें जो है, अन्यथा इसमें कुछ भी नहीं है। बहुत अच्छे से बहुत अच्छे तथ्यों का इनमें संकलन किया गया है, बहुत अच्छी इनमें मेहनत की गई है। जब आप खोलोगे किताब तो पढ़ने का मन भी करेगा और आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो इस प्रकार दोस्तों अब से आपकी डेली करंट अफेयर्स की क्लास जो है यूट्यूब पर डल जाएगी। आपको एमपीपीएससी को लेकर कोई भी दिक्कत नहीं पड़ेगी। दूसरी बात दोस्तों, जो लोग अभी एमपीपीएससी 2025 को टारगेट कर रहे हैं उन लोगों के लिए मैं कहना चाहूंगा दोस्तों कि यूट्यूब पर आपको इकाई 6 को जो है संपूर्ण रूप से पढ़ाया जा रहा है 2025 के आंकड़ों को ध्यान में रखकर। थोड़ा सा क्लास लेट होती है क्योंकि दोस्तों उसमें गुणवत्ता लाने का प्रयास किया जाता है, ज्यादा से ज्यादा बेहतर सटीक तथ्य जो है आपको इकाई 6 को लेकर मिले, इसी बात को ध्यान में रखकर वो क्लास रेडी की जाती है। आप अगर नहीं जुड़े हो तो एक बार जरूर जुड़िएगा, जरूर देखिएगा दोस्तों। तो इस प्रकार यदि आप एमपीपीएससी का टारगेट कर रहे हो तो हमसे जुड़िए। इसके साथ साथ दोस्तों, अगर आप नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर्स कहीं से पढ़ रहे हो तो एक बार हमारे यूट्यूब चैनल पर जाकर करंट अफेयर्स को देखिएगा। दिन भर की जो खबरें रहती हैं दोस्तों, जिनमें एग्जाम से संबंधित जो प्रश्न बन सकते हैं उन पर हम चर्चा करते हैं, अन्यथा किसी तथ्यों का उनमें समावेशन नहीं रहता है। दूसरी बात एक और है दोस्तों इसमें कि हम 20 मिनट में उन सारे करंट अफेयर्स को देखते हैं जो हमारे एग्जाम के लिए जरूरी है। ज्यादा लंबी और बड़ी क्लास नहीं रखी जाती है, केवल वही प्रश्नों पर बात की जाती है जो एग्जाम के लिए जरूरी है। ठीक है, तो इस प्रकार दोस्तों आप हमसे जुड़े रहिए और जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू दोस्तों।